हेलो बच्चों, मैं अभिनव अवस्थी वापस से आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगामी कुछ टॉपिकों के बारे में अब आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि हमारा लास्ट क्लास में हमने उस चीज़ को रीड किया था कि कूलाम बल की स्थिति क्या है और क्या नहीं है, और डिफरेंट टाइप के मीडियम्स में उनका फंक्शन हमारे पास क्या निकल कर आता है। तो अब हम देखेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इस चीज़ को रीड किया था कि मैं आपको बता दूं कि निर्वात की उपस्थिति में और माध्यम की उपस्थिति में हमारे पास कूलाम बल की स्थितियाँ क्या निकल कर आती हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक आता है हमारे पास पैरा वैद्युतांक। क्या आता है? पैरा वैद्युतांक। ये भी क्या है? एक प्रकार का एक नियतांक ही है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। वास्तविकता में पैरा वैद्युतांक है क्या चीज़? तो देखिए, पैरा वैद्युतांक आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरा वैद्युतांक क्या है, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है भैया? पैरा वैद्युतांक होता है। ठीक है, इसे हम सामान्यतः एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन और उसके सफिक्स में स्मॉल आर से क्या करते हैं? व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। तो क्या फंक्शन बनेगा कि आप सोचेंगे कि सर अभी आपने हमें बताया कि जो पैरा वैद्युतांक होता है, पैरा वैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पैरा वैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर इजिकल्स टू में एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ में? तो हमारे पास पैरा वैद्युतांक का फंक्शन हो गया एप्सिलॉन आर इजिकल्स टू में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये फंक्शन कहाँ से आया, कैसे आया, इस चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे? तो मैं इसको सिद्ध भी आप करके आपको बता सकता हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सिद्धिकरण। तो ज़रा ध्यान दें, सिद्धिकरण क्या होता है भैया? ध्यान दीजिएगा। वास्तविकता में जो पैरा वैद्युतांक होता है वो निर्वात की उपस्थिति में कूलाम बल और माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल दोनों के भी अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसको शो कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इजिकल्स टू में एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट का मतलब हो गया निर्वात की उपस्थिति में कूलाम बल, एफ एम का मतलब हो गया माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल। दोनों के जो फंक्शन हैं वो आप जानते हैं, जस्ट अभी आपने पढ़ाई है। एफ नॉट इजिकल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया है भैया। और मीडियम की उपस्थिति में कितना हो जाएगा? एफ एम इजिकल्स टू में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यू को हम मेन फंक्शन में रखते हैं। मेन फंक्शन में रखेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, मेन फंक्शन में कैसे रखेंगे? दैट मीन्स थोड़ा सा हम आगे की तरफ यूज लेते हैं, बोर्ड हमारा काफ़ी लंबा पूरा है। तो एप्सिलॉन आर इजिकल्स टू एफ नॉट की वैल्यू रखें, एफ नॉट की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन डिवाइड में कौन बैठा है? एफ एम, जो कि क्या है? कूलाम फोर्स ऑफ मीडियम। तो इसका मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सिंपल से आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 4 पाई से क्या गया? 4 पाई 1 2 3 4। आपको खूब मालूम पड़ा है, खूब अच्छे से पढ़ाता आ रहा हूँ मैं। 4 संख्या बटे में होती है तो पहले का गुणा चौथी से, बटे में दूसरी का तीसरी से। तो अब तो अंधों को भी नजर आ रहा होगा कि फंक्शन क्या निकलने वाला है भैया? एप्सिलॉन आर इजिकल्स टू में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेजर फंक्शन यही था। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हम सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने का पैटर्न मैंने आपको बताया ही है। तो देखिए, मेजर जो डेफिनेशन बनती है ना,
मेजर डेफिनेशन बनती है पैरावैद्युतांक की कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। अगर आपसे कोई कहे कि इसको सिद्ध करके बताइए तो आप सिद्ध भी करके बता सकते हैं कि भाई वास्तविकता में सर निर्वात की उपस्थिति में कूलाम बल और माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल का अनुपात भी कितने के बराबर होता है, पैरावैद्युतांक। दोनों का मान रखिए, काटा पीटी कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए और आपके पास आ गया है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बच्चों, ये तो थी बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी जिसे कोई भी याद रख सकता है। आ रही बात समझ में? अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर में अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं वो जरा ध्यान दीजिए। अब के जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उन पर थोड़ा सा फोकस करना। बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि खोपड़ी में कहानी एकदम फिट बैठेगी, तो ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होता है सदिश रूप और एक होता है सदिश निरूपण। सदिश रूप मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप होता क्या है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। और इस टॉपिक पर विशेष बोर्ड में 1 नंबर का बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए भी हैं। इससे आगामी जैसे ही हमारी क्लासेस होंगे उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपके बुक के एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, अनसोल्व भी कराऊंगा, सारे के सारे। लेकिन वो तभी हल होंगे जब आपके पास ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है और उम्मीद करता हूं कि आप इसको मुंहजबानी याद रख लोगे। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को समझने के लिए हम 2 आवेश लेते हैं। तो मैं लैंग्वेज बनाता हूं आपके सामने यहीं पे खड़ा खड़ा कि माना हमारे पास कोई 2 आवेश हैं Q1 और Q2 और इन दोनों आवेशों का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो क्रमशः Q1 का तो हो गया R1 और Q2 का कितना हो गया R2। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने 3 डायग्राम बनाऊंगा और तीनों डायग्रामों से पूरे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को समझा दूंगा। तो जरा ध्यान दें, मैं आपको कर रहा हूं प्रूफ। तो आप देखेंगे, माना हमारे पास 2 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 2 आवेश। पहला कौन सा है? Q1 और दूसरा कौन सा है भैया? Q2। इन दोनों आवेशों का मूल बिंदु, थ्योरी को थोड़ा शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं लेकिन बोल बराबर से रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। माना हमारे पास कोई 2 आवेश हैं Q1 और Q2 जिनका मूल बिंदु, और मूल बिंदु कौन है हमारे पास? O। जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश 11वीं क्लास में ढंग से वेक्टर पढ़ाया है मैंने, आपको याद आ रहा होगा। तो Q1 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश हो गया R1 वेक्टर और Q2 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश आ गया आपके पास R2 वेक्टर। ये है बस। अब मैं फिर वापस से उसी चीज को कह रहा हूं कि 3 डायग्राम बनाऊंगा और तीनों डायग्रामों में पूरा का पूरा टॉपिक आपकी खोपड़ी में फिट बैठने वाला है। नंबर 1, फर्स्ट पोजीशन। अगर हम फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिएगा, ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र है या निकाय है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दिस इज द मेन पॉइंट O, दिस इज द फर्स्ट चार्ज Q1 and this is second charge Q2 and their mid distance is here। ये इनकी मिड डिस्टेंस है जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो Q1 चार्ज है ये पॉइंट A पर रखा हुआ है और ये जो Q2 चार्ज है ये पॉइंट B पे रखा हुआ है। ठीक है, चार्ज Q1 की मेन पॉइंट O के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है किसका? Q1 का, वो कितना हो गया? R1 वेक्टर।
और Q2 का O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो कितना हो गया, R2 वेक्टर, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि Q1 O से R1 दूरी पर स्थित है, Q2 O से R2 दूरी पर स्थित है। और ये R जो दूरी है भैया, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में ले लिया। हालांकि हमें इसमें डायरेक्शंस अगले स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर डायरेक्शंस हमें कहाँ से कहाँ लगानी है। तो और इन दोनों की जो वास्तविक दूरी है उसको मैंने कितना माना है, R। अब एक दूसरे के सापेक्ष ये वैल्यू भी चेंज होगी, ये वैल्यू भी चेंज होगी। और वो कैसे होगी, तो जरा ध्यान दीजिए। दिस इज ए मेन स्ट्रक्चर ऑफ द पोजिशन ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये मेन डायग्राम है हमारे पास जहां से हम कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को सिद्ध करेंगे। तो मेरे पास दो आवेश थे, दोनों में से इन दोनों का मूल बिंदुओं के सापेक्ष इससे सदिश R1 वेक्टर और Q2 का कितना हो गया, R2 वेक्टर। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट प्योरिटी। अब हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। मैंने एक लैंग्वेज लिखी है आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। दैट्स क्लियर। मैंने क्या बात की है, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो देखो बेटा, स्थिति है, स्थिति का मतलब दूरी, जिसको हमने किससे व्यक्त कर दिया, R से। सदिश है तो किसका साइन मार्क लगा दिया, वेक्टर का। आ रही बात समझ में। किसका निकाल रहा हूं स्थिति, Q1 की, तो Q1 का क्या ले लिया मैंने, 1। किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, Q2 के सापेक्ष, तो Q2 का क्या ले लूंगा मैं, 2। आई बात समझ में। तो आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो बनेगा R12 वेक्टर। रटना नहीं है, समझना है। वापिस से समझा रहा हूं कैसे लिख दिया मैंने ये, तो जरा ध्यान दीजिए भैया। हम याद कर रहे हैं Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो स्थिति का मतलब दूरी, दूरी को हमने किससे शो किया है, R से। सदिश है तो हमने क्या लगा दिया, वेक्टर। किसका निकाल रहा हूं, Q1 का, तो क्या लगा लिया मैंने, 1। किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, Q2 के सापेक्ष, तो Q2 को मैंने क्या ले लिया, 2। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, R12 वेक्टर। ठीक है, दूसरी लाइन। लेकिन सुनिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब इस R12 वेक्टर का, यानी कि Q1 का Q2 के सापेक्ष मैं स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं आपको, तो जरा ध्यान दीजिए। ये वही निकाय हो गया हमारे पास, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड दिस इज द मेन पॉइंट O। ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज Q1 और ये हो गया Q2। दिस इज द पॉइंट A एंड B। ये Q1 की O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, Q2 का कितना हो गया, R2 वेक्टर, एंड देयर मिड डिस्टेंसेस। तो देखो बच्चों, पहली कंडीशन मैंने बताया था कि मैंने यहां पर केवल ये बताया था कि ये Q1 है, ये Q2 और इसका इसके सापेक्ष सदिश ये है और ये है। अब मेरे पास प्रॉपरली टॉपिक है कि मैं Q1 का किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, Q2 के सापेक्ष। तो देखिए, अब जो ये मिड डिस्टेंस है ना बेटा, क्या बनेगी, मैंने किसका किसके सापेक्ष निकाल रहा है, Q1 का किसके सापेक्ष निकाला है, Q2 के सापेक्ष। तो Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना निकल कर आया बच्चों, R12 वेक्टर। समझ में आ गया बेटा। दूरी चेंज, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर दूरी चेंज होगी जैसे एक दूसरे का सापेक्ष निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, R12 वेक्टर। दिस इज द सेकंड सिचुएशन। अब आ जाइए, बिल्कुल सिंपल कहानी है। अब मेन चीज आती है डायरेक्शंस की, कि सर यहाँ पर डायरेक्शंस हम कैसे शो करें। देखो बच्चों, मेन चीज यही है, इस पर फोकस करना है। अब डायरेक्शन देखो कैसे लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कि मैंने यहां पर Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात किया है। तो बेटा उद्देश्य ये रखो कि हमें पहुंचना कहां है, Q1 पर पहुंचना है, क्योंकि स्थिति सदिश Q1 का तो ज्ञात किया है हमने। Q1 पर हमें पहुंचना है। इसका मतलब अब आप देखिए इस डायग्राम में आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो यहां पर Q1 के पहुंचने के दो रास्ते नजर आ रहे हैं आपको। एक तो मैं डायरेक्टली O से कहां पहुंच सकता हूं, A के पास। तो एक तो साइन मार्क ये लगा दिया भैया। और दूसरा रास्ता, पहले O से कहां पहुंचूं, B के पास, फिर B से कहां पहुंचूं, A के पास। तो डायरेक्शंस ये देखिए, ये हो गया डायरेक्शंस का निरूपण, यानी कि ये हो गया दिशा निर्देशन। समझ में आया कि नहीं आया, दिशा निर्देशन सभी के आ गया भैया।
अब जरा ध्यान दीजिए, मेन चीज यही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैंने जो साइन मार्क लगाए हैं, जो मैंने आपको दिशा समझाई है, ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं किसका ज्ञात कर रहा हूं? Q1 का। किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। तो उद्देश्य यह है कि मेरे को Q1 के पास पहुंचना है। अब यहां से Q1 के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो मैं डायरेक्टली O से किधर की ओर जाऊं? A की ओर, तो मैंने एरो को साइन मार्क लगा दिया। दूसरा रास्ता पहले O से कहां जाऊं? B के पास, और B से कहां जाऊं? A के पास। तो आपको ये दो साइन मार्क नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब 11th क्लास में मैंने आपको सदिश योग त्रिभुज नियम पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? तो अब हम यहां पर लगाएंगे त्रिभुज OAB में सदिश योग त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन मार्क है, त्रिभुज नियम से। तो सदिश योग त्रिभुज नियम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की क्रमांक दो भुजाओं, ठीक है ना, उस त्रिभुज की तीसरी विपरीत भुजा के सदिश योग के कैसी होती है? बराबर होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विपरीत दिशा में वाली कौन सी हो गई? OA वेक्टर बराबर में OB वेक्टर प्लस B से A की ओर जा रहे हो, BA वेक्टर। लगा दिया सदिश योग त्रिभुज नियम। अकॉर्डिंग दिस डायग्राम, चित्रानुसार आप देखेंगे OA वेक्टर बराबर में आपको R1 वेक्टर दिया हुआ है, OB वेक्टर बराबर बेटा आपको R2 वेक्टर दिया हुआ है, और OBA वेक्टर इज इक्वल टू में आपको R12 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो OA वेक्टर की जगह पर मैं लिखूंगा R1 वेक्टर, OB वेक्टर की जगह पर मैं लिखूंगा R2 वेक्टर, प्लस BA वेक्टर की जगह पर मैं लिखूंगा R12 वेक्टर। तो देखो बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, जो कि कितना है? R12 वेक्टर। इसका हम मान निकालेंगे। तो देखो भैया, R12 वेक्टर का मान निकालोगे ना, तो R2 भाई साहब को इधर भेजोगे, दैट मीन्स ट्रांसफर करोगे, तो वैल्यूशन क्या निकल कर आएगी प्यारे बच्चों? R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आई होगी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश निकल कर आ रहा है R12 वेक्टर। अरे बात समझ में? तो इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर है क्या? नहीं। तो एरो का साइन मार्क लगा दिया मैंने नीचे से ऊपर की ओर, ध्यान देना हो। ये हो गया पहला स्टेप, Q1 का Q2 के सापेक्ष। नंबर दो, अब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, उसको ध्यान देना। अब मैं निकाल रहा हूं आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। पहले हमने Q1 का Q2 के सापेक्ष निकाला, अब हम Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा, सेम वही प्रोसेस है, याद रखना है, जिंदगी में कभी गड़बड़ी नहीं करोगे। स्थिति का मतलब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? R से। सदिश है, वेक्टर का साइन मार्क लगा दिया। किसका निकाल रहा हूं? Q2 का। तो क्या निकाल दूंगा नीचे? 2। किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं? Q1 के सापेक्ष। तो इसका क्या ले लूंगा? 1। तो Q2 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश आने वाला है वो कितना हो गया है बेटा? R21 वेक्टर, ठीक है। अब इसका भी डायग्राम बनाते हैं। तो ये वही मैंने सिस्टम ले लिया, ये x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, दिस इज द मेन पॉइंट O, दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकंड चार्ज इज Q2, इसका पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश R1, इसका कितना हो गया बेटा? R2, एंड देयर मिड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। आ रही बात समझ में? अब देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Q1 का Q2 के सापेक्ष लिया था, तो दूरी कितनी आ रही थी हमारे पास? स्थिति सदिश कितना आ रहा था? R12 वेक्टर। अब मैं किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं? Q2 का Q1 के सापेक्ष। तो वो कितना निकल कर आया बच्चों? R21 वेक्टर। तो समझ में आ गया, लिख दिया हमने। तो मैंने कहा था कि 3 स्टेप में समझाऊंगा। दिस इज द मेजर, Q1 का Q2 के सापेक्ष और Q2 का Q1 के सापेक्ष। अब वही दिशा निर्देशन, हमें दिशा की जानकारी कैसे लेनी है बेटा? मैंने किसका ज्ञात किया था? Q2 का। किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। तो मुझे कहां पहुंचना है? अब Q2 के पास पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? Q2 के पास पहुंचेंगे तो Q2 के पास पहुंचने के पॉइंट O से 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। एक तो डायरेक्टली Q2 के पास पहुंचिए,
O से डायरेक्टली Q2 के पास, और सॉरी ये हो गया A और ये हो गया B। एक तो डायरेक्टली O से B के पास आएंगे तो Q2 के पास चले जाएंगे, उसके बाद एक बार O से A की तरफ जाइए, फिर A से किधर की तरफ जाइए, B की तरफ। दोनों रास्तों से Q2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही हम लगाएंगे। तो अब हम यूज में लेंगे त्रिभुज OAB में सदिश योग त्रिभुज नियम से, सदिश योग त्रिभुज नियम से। अब देखिए मैं इस फर्स्ट स्टेप को साफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि हमारे पास बोर्ड भर चुका है तो मेरे को यहां जरूरत पड़ेगी। तो देखो बेटा, मैं अब इस OAB में वापस से सदिश योग त्रिभुज नियम लगा रहा हूं, तो वही हम देखेंगे। यहां पर OB जो भुजा OB है वो भुजा OA और भुजा AB दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं OB वेक्टर बराबर में OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। देखो बेटा, मैंने यहां पर BA वेक्टर लिया था बिकॉज डायरेक्शन मेरे पास B से A की तरफ थी, यहां पर डायरेक्शन मेरे पास A से B की तरफ है, तो मैंने यहां पर क्या लिया है AB वेक्टर, यानी कि OB वेक्टर बराबर में OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस डायग्राम, ठीक है ना, चित्रानुसार OB वेक्टर आप डायग्राम में देख सकते हैं, OB वेक्टर आपको R2 वेक्टर के बराबर दे रखा है, OA वेक्टर आपको R1 वेक्टर के बराबर दे रखा है, और AB वेक्टर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कितने के बराबर दे रखा है, R21 वेक्टर के बराबर। इन सारी वैल्यूओं का मान हम इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो OB वेक्टर हो जाएगा बेटा R2 वेक्टर बराबर में R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। बेटा हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, हम ज्ञात कर रहे हैं आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, और आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश कौन है, R21 वेक्टर। तो हमें ये मान चाहिए, तो R21 वेक्टर बराबर में R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। डायग्राम की तरफ चलिए, ये रहा डायग्राम। Q2 का Q1 के सापेक्ष निकाला है तो डायरेक्शन नीचे की ओर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। ठीक है भाई, अब बस हो गया सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से, अब ध्यान देना भैया, बस अब एंड चल रहा है इस टॉपिक का। समीकरण नंबर 1 व 1 दिख रहा है आपको, ये रहा R12 वेक्टर, ये रहा 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो जरा ध्यान दीजिए, एक कह रहा है R12 वेक्टर बराबर में R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर, और समीकरण नंबर 2 कह रहा है R21 वेक्टर बराबर में R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। अब देखो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को गौर से देखिए, आपको यहां पर कुछ ना कुछ अंतर नजर आ रहा होगा, कि इस पूरे टॉपिक का सार नजर आ रहा होगा। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, एक कह रहा है R12 वेक्टर बराबर में R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर, समीकरण नंबर 2 कह रहा है R21 वेक्टर बराबर में R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। पता चल रहा है, कुछ सब कुछ आपके सामने बोर्ड पर लिखा पड़ा है। नहीं चल रहा है तो अब मैं बताता हूं, देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है कि आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 वेक्टर और आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 वेक्टर, ये दोनों जो सदिश है, स्थिति सदिश है, ये दोनों स्थिति सदिश परिमाण में तो एक दूसरे के बराबर हैं, परिमाण में तो एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर, परंतु ये दिशा में जस्ट एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। आप देख सकते हैं, जब मैंने Q1 का Q2 के सापेक्ष निकाला तो डायरेक्शंस, Q1 का Q2 के सापेक्ष निकाला, डायरेक्शन अपग्रेड हो रही है कि नहीं हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। और जब मैंने Q2 का Q1 के सापेक्ष निकाला तो डायरेक्शन नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, दैट मीन्स ये सिचुएशन आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष दिशा कहां जा रही है, ऊपर, और Q2 का Q1 के सापेक्ष दिशा कहां जा रही है, नीचे। तो जस्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष और Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश परिमाण में एक दूसरे के बराबर है, परंतु इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो जस्ट एक दूसरे के कैसी हैं, बराबर। यही होता है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो हम इसे रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं कि सर R12 वेक्टर का परिमाण, तो मोड ऑफ R12 वेक्टर बराबर में मोड ऑफ R21 वेक्टर, दोनों परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं परंतु दिशा में कैसे हैं, विपरीत। विपरीत हैं तो किसका साइन मार्क लगा देंगे भैया, माइनस का। ये माइनस का साइन मार्क ये बताएगा कि
कि इन दोनों स्थितीय सदिशों की दिशा जस्ट एक दूसरे के कैसी है, विपरीत। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आपको मैंने बताया था 11th क्लास में बता दिया कि परिमाण लेते ही सदिश क्या बन जाता है, अदिश। तो आप इसको R12 बराबर में माइनस के R21 भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हो गया सिंपल सा आपके पास कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जिसको मैंने आपको बहुत डेप्थली इसकी बारीक से बारीक चीज़ को आपके सामने यहाँ पर शो ऑफ किया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और एक बार नहीं आप इसको बार बार रिमाइंड करके देखेंगे पूरी लेक्चर को, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम अगले स्टेप में नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे आगे के टॉपिकों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रोजाना पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। नमस्कार। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।